अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लियो मैथ्स। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि कल हमने पहला ही लेक्चर रिकॉर्ड किया था कॉर्ड्स के लिए, जिसमें हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, है ना। तो हमने कल बेसिक इसमें डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम होता क्या है या फिर नंबर्स क्या होते हैं ना। चाहे फिर हमने रियल की बात की, कल हमने इमेजिनरी नंबर्स की भी बात की। तो कुछ कुछ हमने कल डिस्कस किया था, आज फिर से उसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले 5 मिनट में कल का पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। देखो, कल मैंने बोला था रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने बोला था कि रियल नंबर्स वो सारे नंबर है जो क्या शो आप कर सकते हो एक नंबर लाइन पे, है ना, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और अगर मैं बोलूँगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, आपने बोला था कल सर इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, या फिर ये वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कल मैंने बोला था फॉर एग्जांपल -3, ये क्या है आपके लिए एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और एक बात मैंने यहाँ पे इमेजिनरी के लिए इंपॉर्टेंट कहा था, मैंने आयोटा का वैल्यू क्या बोला था, √-1। तो इमेजिनरी नंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोटा का वैल्यू किसके बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को आपस में प्लस करूं या फिर माइनस करूं, वो मुझे क्या दे रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस माइनस आयोटा b। यहाँ पे जो a होता है वो रियल पार्ट होता है, और आयोटा बी क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये भी हमने कल डिस्कस किया। ठीक है, कल का पहले रिवाइज करेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि उसके बाद मैंने ये भी बोला था इंटीजर्स के बारे में, बोला था हमारे पास इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, या तो नेगेटिव होंगी या फिर पॉजिटिव होंगी, है ना। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स में मैंने क्या बोला था, अगर आपने जीरो से काउंटिंग स्टार्ट की, तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। लेकिन अगर आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट की, अगर आपने जीरो को एक्सक्लूड किया, बाहर किया, इस जीरो को बाहर किया, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर्स में दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं, एक है प्राइम नंबर, दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में कल मैंने क्या बोला था, इनका फैक्टर एक तो 1 होता है एंड इटसेल्फ। बस आपको इसी तरीके से अपनी जगह शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाला है, 21 सितंबर को आपके एग्जाम होने वाला है, तो अभी आपको बस शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, ये रिवीजन के लिए बहुत काम आता है। ठीक, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो कंपोजिट नंबर्स में मैंने क्या बोला था, जिनके एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, है ना। और इनके बारे में भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, जैसे कि प्राइम नंबर के बारे में मैंने क्या लिखवाया था। देखो, मैंने बोला था प्राइम नंबर के बारे में आप 3 पॉइंट्स को याद रखोगे। पहला पॉइंट, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, है ना। ये आपके पास प्राइम नंबर है। और अगर आपसे पूछा जाएगा इस 2 के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये 2 जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस 2 के लिए क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे प्राइम नंबर में आपको एक ही इवन प्राइम नंबर मिलेगा, एक ही इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे के सारे क्या है, ऑड। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट भी आपको कल बोला था, शायद कल वीडियो कम ही रिकॉर्ड हुआ था, मतलब शायद मैंने कल ये बोला था। चलो अगर नहीं भी बोला, इस वक्त मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें 2 के बारे में या फिर प्राइम नंबर्स के बारे में आपको 2-4 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। एक, 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, उसके बाद यही 2 आपका इवन प्राइम नंबर होता है, आगे आपको सारे के सारे ऑड मिलते हैं। उसके बाद जो 3, 5, 7 है, 3, 5, 7 आपको क्या मिलते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। और मैंने क्या बोला था, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब कि जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, 5, 7 है, तो 3, 5, 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 को जब हम +2 करेंगे तो 5 बन जाएगा,
5 को जब +2 करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 7 को +2 करूंगा, वो 9 है, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली 11 है, और 7 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर्स आपके कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर से बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स कौन कौन से आपके 3, 5, 7। तो ये मैंने कल शायद यहाँ तक डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि कंपोजिट नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 4 होता है आपका, है ना, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, एंड सो ऑन। और इसके बारे में भी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 4 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए और 2 पॉइंट्स लिखो। देखो, प्राइम नंबर्स अगर मैं आपसे बोलूंगा कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ये भी बहुत बार पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो वो कौन सा है, वो है 101। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छे से आपको ये याद होने चाहिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है डेसिमल्स। ठीक है, आज हमें किसके बारे में पढ़ना है, डेसिमल्स, जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर पे बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और दूसरी बात यह है कि देखो, जूनियर असिस्टेंट में भी नंबर सिस्टम है और VLW में भी नंबर सिस्टम है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो VLW का नंबर सिस्टम है उसमें वास्ट सिलेबस दिया गया, मतलब उसमें आपको यूनिट डिजिट पढ़ना है, उसमें आपको डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है, उसमें आपको मतलब डिविजिबिलिटी भी थोड़ा सा पढ़ना है ना, पूरा मतलब नंबर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से VLW में दिया गया है। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट की बात है, वहाँ पे उतना सारा कुछ उनको नहीं आता है, बस बेसिक पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बस वही टारगेट करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम एक नया कोर्स लेकर आ जाएंगे VLW के लिए, और उनका पूरा सिलेबस हम किसी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा रह गया डेसिमल्स, है ना। देखो, डेसिमल्स हमारे पास 2 तरीके से हो सकते हैं ना, या तो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने दिया था क्या क्लासिफिकेशन, रैशनल और इरेशनल। एक्चुअली में जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो भी रैशनल नंबर से होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है ना, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो उसको भी आप बोलोगे ये क्या है, रैशनल। या फिर टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली टर्मिनेट हो रहा है। हाँ, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन डेसिमल्स में आपको आंसर दे रहा है, चलो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल्स में आपको आंसर दे रहा है, तो आप उसको भी क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा 0.13, ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग नंबर। क्या मतलब, ये इसके आगे और कुछ नहीं, ये कहीं ना कहीं पे स्टॉप कर रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा 0.1515, बस 5 पे स्टॉप हो गया है ना, जहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है ना, बस अगर हुआ स्टॉप तो बोलना कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर एक कंटिन्यू सीरीज आपको मिल रही है तो वो क्या बन जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी बोलूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये नंबर है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये नंबर है 8/5 फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये तो एक रैशनल नंबर है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा 5 1 are 5 और पॉइंट लगाऊंगा 5 6 are 30, ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, है ना। तो इसका आंसर मुझे 1.6 आया, बिल्कुल कंप्लीट टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया यही है ना। तो इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, और इनको टर्मिनेटिंग नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा कि 0.121212 एंड सो ऑन, ये कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा है ना, ये कहीं पे भी खत्म नहीं होता, आप क्या बोलोगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है कहीं पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँगा 0.138976 एंड सो ऑन, क्या ये कहीं पे टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो
तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर इसमें एग्जांपल आपको दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा 7 डिवाइडेड बाई 3, है ना। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 3 2 चलो 2 पॉइंट, उसके बाद 1 कैरी आया, उसके बाद 3 3 9, फिर से 1 कैरी आया, 3 3 9, फिर से 1 कैरी आया, 3 3 9, फिर से 1 कैरी आया, है ना, एंड सो ऑन। ये भी कहीं पे खत्म होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, आपको नॉन टर्मिनेटिंग में देखो ये रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, है ना, और यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास और दो क्लासिफिकेशन है, या तो रिपीटिंग होगा, जैसे मैंने अभी ये बोला 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। या फिर आपके पास क्या हो सकता है, नॉन रिपीटिंग। क्या हो सकता है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, या तो आपके पास रिपीटिंग हो सकता है या फिर आपके पास नॉन रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, अब देखो रिपीटिंग के लिए फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि ये जो डिजिट्स है, जो डेसिमल्स है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.131313 एंड सो ऑन, ये क्या बन गया आपके लिए, एक रिपीटिंग बन गया, है ना, रिपीटिंग डेसिमल बन गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं और एक एग्जांपल बोलूँगा 0.555555 एंड सो ऑन, ये भी क्या बन गया, एक रिपीटिंग डेसिमल बन गया। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 7 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे क्या है, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, रिपीटिंग है। ठीक है, अब देखो नॉन रिपीटिंग में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा नॉन रिपीटिंग में यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं फिर से 1 लूंगा एंड सो ऑन, अब ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 रिपीट हो रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सीरीज बननी चाहिए। ठीक है, रिपीट में अगर ये 1 3 है, यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 1 3 होना चाहिए। अगर ये 1 3 8, यहाँ भी 1 3 8, यहाँ भी 1 3 8 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 1 1 1 1, इसको बोला जाता है रिपीटिंग। हाँ, उसके बाद तो और भी डिजिट्स आ सकते हैं फिर से। ठीक है, हमारे पास 9 ही डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक ही, है ना, तो कोई भी आ सकता है, लेकिन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉन रिपीटिंग के लिए अगर मैं एग्जांपल बोलूँगा 0.157921 एंड सो ऑन, ये क्या बन जाएगा आपके लिए, एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ध्यान से अच्छे से समझना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मेरे पास रिपीटिंग होते हैं ना और नॉन टर्मिनेटिंग, इनको भी क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर्स। क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर्स। क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो मेरे पास होता है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर्स। कल हमने इनकी डिफिनेशन पढ़ी थी। रैशनल क्या होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू होगा और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और इसी तरीके से इर्रेशनल का भी कल हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी समझना है कि क्या नॉन रिपीटिंग को हम बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल। और आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को रैशनल, इर्रेशनल, बोथ, या फिर मे बी, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही क्या होते हैं, आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा अभी √3, √7, है ना। अगर आप √7 √3, वो भी क्या होते हैं, वो भी नॉन टर्मिनेट, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद इसमें नॉन रिपीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा हमारे पास एक वैल्यू रहता है पाई का, वो किसके बराबर होता है, 22/7। ठीक है, अच्छा ये पाई 22/7 क्या ये इर्रेशनल है या रैशनल है, ये हमारे पास हमेशा और हमेशा पाई जो है ना, वो इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो हमें p बाई क्यू फॉर्म में मिल रहा है ना, लेकिन अगर आप इसको देखो ध्यान से, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे ना, ये हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। 3.14 जो हम लेते हैं ना, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसका पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 3.14 नहीं है, ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमेशा और हमेशा आप याद रख लेना, पाई क्या होता है, ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, और इसका जो वैल्यू 3.14 होता है, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। क्या होता है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये था
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में ही आपके पास दो और क्लासिफिकेशन है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और आप बहुत अच्छे से इसको याद रख लोगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं आपके पास, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। और ये आपको स्टेटमेंट्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में, रैशनल और इरैशनल के बीच में कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको एक बॉक्स में आप याद रख लेना। मैं आपको बताऊंगा कि उनको आप कैसे याद, उनको याद भी नहीं रखना है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है आपसे। देखो, अगर आप रैशनल नंबर प्लस इरैशनल, यहाँ पे में आई आर मतलब इरैशनल नंबर, अगर आप रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को आपस में प्लस करोगे ना, ऐड करोगे, वो हमेशा और हमेशा आपको क्या देगा, इरैशनल नंबर ही देगा। इसी तरीके से अगर आप रैशनल माइनस इरैशनल नंबर करोगे ना, वो भी आपको हमेशा और हमेशा क्या देगा, इरैशनल नंबर ही देगा। इसी तरीके से अगर आप रैशनल मल्टीपल इरैशनल करोगे ना, वो भी आपको हमेशा और हमेशा क्या नंबर मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा। और अगर आप रैशनल डिवाइड इरैशनल करोगे, वो भी आपको हमेशा क्या रिजल्ट देगा, इरैशनल ही देगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, आप अच्छे से इसको याद रखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा 3 प्लस ऑफ √5, ये है रैशनल प्लस इरैशनल, रिजल्ट आपको हमेशा हमेशा यही मिलेगा, इरैशनल ही मिलेगा, ठीक है, हमेशा। इसी तरीके से अगर मैं इनका माइनस भी करूंगा, ये आपको हमेशा और हमेशा क्या देंगे, इरैशनल ही नंबर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं इनका मल्टीपल भी करूंगा तो ये देंगे 3√5, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, इरैशनल नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वो हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल, इरैशनल, ठीक है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारा कुछ उसी के रिगार्डिंग था। अब हम आ जाएंगे इंटीजर्स पे, ठीक है। इंटीजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम करेंगे बात प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पे हो गया डिस्कस। अब हम करेंगे बात को प्राइम भी, मैंने कल शायद आपको बोला था, को प्राइम नंबर। चलो को प्राइम नंबर को डिस्कस करेंगे। अब देखो ध्यान से, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो, को प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं कि रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरीके से हम प्राइम नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि उनका फैक्टर 1 होना चाहिए और खुद इटसेल्फ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन को प्राइम नंबर्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका एचसीएफ जो है ना, वो 1 के बराबर होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब इनके बीच में एक ही फैक्टर होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए को प्राइम के। और को का मतलब क्या होता है, 2। फॉर एग्जाम्पल 5 और 7, अगर मैं इनके बीच में देखूंगा, इनका फैक्टर कौन सा है, वो भी कॉमन। देखो 5 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 भी है और 1 भी है ना। लेकिन अगर मैं 7 को भी देखूंगा ना, तो 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 7 और 1। कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट, देखो कॉमन है 1 और यही हाईएस्ट भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 होगा, एक ही फैक्टर, दोनों ही होने चाहिए, एक ही फैक्टर हमें देखना है कॉमन, और वो 1 जरूरी होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट, ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, देखो परफेक्ट नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई भी आपसे पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को अगर आपको पहचानना है तो उसके फैक्टर्स देखना, ठीक है, और उन फैक्टर्स को आपस में सम करना है। अगर वो सम उस नंबर के बराबर आ गया तो समझना कि वो क्या है, परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल बोलूँगा कि मुझे बताओ 8 के फैक्टर्स, आप क्या बताओगे, आप बताओगे सर इसके है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ये इसके फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अभी बताऊंगा कि, फॉर एग्जांपल चलो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, इसके फैक्टर्स अगर आपको देखने, 1 भी है इसका फैक्टर, है ना, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, इसका फैक्टर 8 भी है। क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझना, परफेक्ट नंबर किस तरीके से आप पहचानोगे, ठीक है। 1 है इसका फैक्टर,
2 है इसका फैक्टर, 4 भी है इसका फैक्टर, 8 भी है इसका फैक्टर। फैक्टर वो होते हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। अगर मैं 1 + 2 + 4 करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? 7। क्या ये 8 आ गया? नहीं आया। तो 8 परफेक्ट नंबर नहीं, देयरफॉर 8 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। 8 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। यहाँ पे हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम प्लस नहीं करते हैं। हम बाकी जितने भी रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उनको सम करते हैं। अगर वो सम बराबर आ गया उस नंबर के, तो वो क्या बन गया? परफेक्ट नंबर। यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 8 आया, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा 6 के फैक्टर्स बोलो, आप बोलोगे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब हम चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं। हम करेंगे 1 + 2 + 3, 6 को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि 6 खुद वो नंबर है, इसको एक्सक्लूड करेंगे। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, बिल्कुल यहाँ पे सम किसके बराबर आया? 6, और यहाँ पे ये नंबर कौन सा था? 6। तो 6 क्या है? देयरफॉर 6 इज ए परफेक्ट नंबर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है परफेक्ट नंबर। तो अगर आपको परफेक्ट नंबर डिफाइन करना होगा या फिर अगर आपको परफेक्ट नंबर को पहचानना होगा तो उसके फैक्टर्स को सम करो। ठीक है, अगर वो सम बराबर आया उस नंबर के, तो वो क्या है? आपके पास एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, वो जो नंबर है ना खुद, उसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड किया। कोई और सा नंबर अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके जहन में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल 12 को चेक करेंगे ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 12 भी खुद है। अब इनका सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, देखेंगे ये आ गया 3, 6, 10, 16। तो 12 भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो 12 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। क्यों? इनका सम किसके बराबर आया? 16, और यहाँ पे आपके पास नंबर कौन सा था? 12 था। तो ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर सम ऑफ, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विल बी इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ, दैट वी विल कॉल एज ए परफेक्ट नंबर। तो ये परफेक्ट नंबर था, ये कोप्राइम था। कोप्राइम में आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए और इसके बगैर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था परफेक्ट नंबर। इसमें और एक पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये भी आपसे पूछा जाता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। देखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ लेना ये क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई सा भी नंबर चूज करूंगा, फॉर एग्जांपल 7, और मैं आपको बोलूंगा मुझे बताओ 7 का फेस वैल्यू क्या है और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो फेस वैल्यू वो खुद ही नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिरर में खुद को देखूंगा तो उसमें क्या दिखाई देगा? मैं खुद, है ना, मतलब अगर आप अपने मिरर के सामने रहोगे तो उसमें क्या दिखाई देगा? आप खुद ही दिखाई दोगे, है ना। तो फेस वैल्यू वही होता है। 7 है तो फेस वैल्यू क्या रहेगा? वो खुद ही होगा, वो उसका फेस क्या रहेगा? वही 7 रहेगा। वो 8 नहीं बन जाएगा, वो 10 नहीं बन जाएगा, वो 7 ही हमेशा और हमेशा रहेगा। उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा सेम रहेगा। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या आएगा? देखो प्लेस वैल्यू अच्छे से समझना, इसको हम बोलते हैं क्या? 1s प्लेस। इसको हम क्या बोलते हैं? 10s प्लेस। इसी तरीके से फिर 100,000 है ना, 10,000। तो यहाँ पे आप देखो 7 का प्लेस वैल्यू अब क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 7 के बाद कितने डिजिट्स है, इसके बाद कितने डिजिट्स है? एक ही डिजिट है ना, तो 0 लगाना है बस। ये इसका क्या बन गया? प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा 4 के लिए मुझे दोनों बताओ, फेस वैल्यू भी बताओ और इसका प्लेस वैल्यू भी बताओ। आप क्या काम करोगे? फेस वैल्यू तो वही खुद ही रहेगा, 4 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? जितने भी 4 के बाद डिजिट्स है उनको बस उतने जीरोस लिखने हैं। देखो 4 यहाँ पे है, डिजिट्स 1 2, मतलब इसमें कितने आ जाएंगे? 4 के बाद 2 जीरोस आपको लगाने हैं। ये प्लेस वैल्यू बन गया, ये इसका फेस वैल्यू बन गया। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 7 1 3 9, यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि मुझे
आप बताओ कि 7 का फेस वैल्यू और 7 का प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो खुद ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू 7 के बाद आपको डिजिट्स देखने कितने हैं, तो 7 के बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा आज फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, परफेक्ट नंबर किसको बोला जाता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। कल इसका लास्ट पार्ट आने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि यूनिट डिजिट किस तरीके से आप निकालोगे, और उसमें एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आपको मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और आप अगर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे।